हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट का पेपर जिसका एग्जाम आपका 16 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो अभी ये नया पेपर है और इस पेपर का फायदा ये है कि एनटीए नेट जब परीक्षा आयोजित करती है तो उसमें बहुत सारे पेपर नए पैटर्न पर बनते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन भी लगा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन अप्रैल में देने जा रहे हैं और यूपी पीजीटी का भी एग्जामिनेशन वो आपका जून में है और एनटीए नेट का पेपर तो जून में होना ही है। ठीक है, तो ये जो पेपर हैं ये आगे आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो इस पेपर को हम लोग आज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले के भी जो प्रीवियस पेपर हैं वो ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कराए गए हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यहाँ पर इस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन 51 में दिया गया है कि निम्नलिखित सामाजिक कानूनों को काल क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अधिनियम हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपने देखा होगा कि ये अधिनियम पहले भी पूछे गए हैं एनटीए नेट में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बना हुआ है और इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी आया हुआ था, इसलिए फ्रेंड जब भी पेपर इजी आता है तो मेरिट जो है वो अपने आप हाई चली जाती है। ठीक है, तो पीजीटी में क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे वहां पे क्या होगा कि पूछ लेगा कि विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो जिसको पता है 1954, उसका तुरंत आंसर सही हो जाएगा। लेकिन एनडीए नेट का पेपर अपने आप में एक ब्रॉड सिलेबस है और बिना पूरे सिलेबस को तैयार किए हुए एनडीए नेट की परीक्षा क्लियर नहीं की जा सकती। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप पेपर देने जाइए तो पूरे सिलेबस को अच्छे से आपको लगना पड़ेगा, पूरे सिलेबस को देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने होंगे, इसके लेक्चर सुनने होंगे, आपको टेस्ट पेपर देने होंगे। यानी जो पूरा चरण है बिना इसको फॉलो किए आप इसको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें अधिनियम ही अगर पूछा है तो सिंगल अधिनियम नहीं पूछा गया है बल्कि 5 अधिनियम एक साथ दे दिए हैं। तो जिनको नहीं आते हैं वो ये भी क्वेश्चन लगेगा तो बहुत आसान है लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, संपत्ति का अधिकार अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो सबसे पहले कौन सा है, तो इसमें जो सबसे पहले है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका विशेष विवाह अधिनियम जो है वो होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखेंगे तो आइए इसको मैं थोड़ा सा एक बार रेड करती हूँ और मैं थोड़ा सा इसको आपको बताती भी हूँ कि डी यानी कि सर्वप्रथम आपका क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। यानी कि विशेष विवाद नियम कब बना था, 1954 1954 में। फिर आपका बी आ जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट आपका 1955 1955 में बना था, हिंदू विवाह नियम। उसके बाद में फिर आपका ई हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, ये आपका 1956 1956 में बनाया गया। फिर आपका सी वाला हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अधिनियम जो कि 2005 में बना था। और इसी क्रम में जब इस 2005 में ही घरेलू हिंसा अधिनियम भी बना था 2005 में। तो ये जो है आपका 1 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी अधिनियम को लर्न करके रखिएगा, आगे एग्जामिनेशन में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे सही तर्कों का समूह बनाइए जो धर्म को तार्किक चयन के सिद्धांत को स्पष्ट करता हो। ठीक है, तो कौन सा है, इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई, यह तर्क की स्त्री की अधीनता ईश्वर की इच्छा है, यह माना जाता है कि अधिकांश लोग स्वतः ही धार्मिक होते हैं, धर्म मानव के संघर्ष के सत्य से दूर करता है, यह तर्क दिया जाता है कि धर्म में विश्वास के पीछे क्या है, तार्किक कारण है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कूट सही होगा, तो 52 का आपका 2 वाला हो जाएगा। इसमें आपका ए और फिर आपका सी और फिर आपका ई वाला। ठीक है, तो ए सी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सूची दी गई है और उसे हमें मैच करना होगा। देखिए अनुच्छेद 51 जी, अनुच्छेद 48 ए के साथ पाठित अनुच्छेद 21 जो आपका है, सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार, एमसी मेहता बनाम भारत सरकार। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका राइट होगा 53 का वो हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। आइए इसको एक बार हम लोग मैच भी करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ए का जब फोर्थ हो रहा है तो ए का थर्ड हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद जो आपका 51 है ए का थर्ड यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार से रिलेटेड हो गया। और बी में जो है
ये आपका बी का हो जाएगा 1, यानी अनुच्छेद जो 48A के साथ में कूड़े का संग्रहण और निस्तारण नई दिल्ली नगर निगम से रिलेटेड है ये आपका। और फिर आपका जो सी वाला है इसमें हो जाएगा सी का सेकंड, यानी कि सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार क्या कर रही है, प्रदूषण मुक्त जल की सुविधा से रिलेटेड है। और आपका जो डी वाला है एमसी मेहता बनाम भारत सरकार, ये हो जाएगा डी का फोर्थ, यानी कि वाहनों को सीएनजी से चलाने का जो बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ ये करेक्ट आंसर होगा। किसने यह तर्क दिया कि उनके अध्ययन के आधार पर प्रवासी ग्रामीण सर्वदेशीयता के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो किसने यह तर्क दिया है अपने अध्ययन में कि जो प्रवासी ग्रामीण हैं वो सर्वदेशीयता के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो ये नया प्रश्न है, लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जेन ब्रेमेन एवं अन्य। ठीक है, तो जेन ब्रेमेन एवं अन्य हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त परिवार को उन लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जो सामान्यतः क्या है, एक छत तले रहते हैं, एक रसोई में तैयार किया हुआ भोजन का सेवन करते हैं, जो साझे में संपत्ति के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, साझे में पारिवारिक पूजा अर्चना करते हैं और संगोत्रता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो सभी को पता है इरावती कर्वे जी ने नातेदारी का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीजें बताई हुई थी संयुक्त परिवार में जो है कि ये सब चीजें होती है जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 में है कि योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कानून का कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो योगेंद्र सिंह के अनुसार कानून का नहीं है, ये बताना है। परिवर्तन एक सूचक के रूप में, परिवर्तन के प्रवर्तक के रूप में, परिवर्तन के एक समाकलक के रूप में, या परिवर्तन के एक विरोधी के रूप में। तो फ्रेंड्स ये तीनों होगा, लेकिन जो परिवर्तन क्या है, एक विरोधी के रूप में, ये नहीं है कानून का कार्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए शोध में जो जनगणना पद्धति है ये निदर्श की गणना की कितनी प्रतिशत होती है, तो फ्रेंड्स ये 100% होती है, ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित पिछड़ा वर्ग के आंदोलनों को काल क्रमानुसार लगाइए, तो अब इसको भी आपको प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करना होगा, कौन से आंदोलन सर्वप्रथम बने, फिर देन इस तरीके से आपको इसको लगाना होगा। ठीक है, तो 58 का जो होगा वो होगा आपका राइट 3, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा बाई फूले। तो पीजीटी में यही पूछ लेता है कि सत्य शोधक समाज की जो है प्रतिपादक या उसके जो स्थापना किसने किया था, तो ये ज्योतिबा बाई फूले जी के द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन हमेशा पीजीटी में पूछा जाता है। फिर आपका हो जाएगा ई वाला SNDP आंदोलन, फिर आपका डी यानी कि द्रविड़ आंदोलन, और फिर आपका सी महार आंदोलन, और लास्ट में आपका स्वाभिमान आंदोलन। ठीक है, तो इस थर्ड में आपका जो है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि मीडिया के इतिहास को अब हमें देखिए इसको भी सेट करना होगा कि सबसे पहले मीडिया में क्या चीज लॉन्च हुई, फिर उसके बाद में तो इसको देखेंगे। इसमें देखिए पहला स्थायी सिनेमा, पहली बार दी टाइम्स का प्रकाशन, पहला यूएसए रेडियो स्टेशन, मोबाइल फोन का विस्तार, यूनाइटेड किंगडम में पहली स्थानीय ब्रिटिश जो है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो 59 में जो है क्या हो जाएगा करेक्ट, तो इसमें फ्रेंड्स होगा आपका थर्ड। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या लॉन्च हुआ था। तो सभी को पता है कि पहली बार दी टाइम्स का प्रकाशन हो जाएगा, 1 पे ये आ जाएगा। और फिर आपका ए यानी कि पहला स्थायी सिनेमा, फिर उसके बाद में जो है पहला यूएसए रेडियो स्टेशन, फिर आपका जो है ई यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पहली स्थानीय ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और फिर आपका डी मोबाइल फोन का तेजी से विस्तार हो गया। ठीक है, तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। भारत में निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को उनके कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो अब जो जनजातीय विद्रोह है उनको सेट करना है। तो सृष्टि का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। थर्ड में क्या है, सबसे पहले डी यानी कि बाबा तिलका माझी विद्रोह, तो आपका ये आपका 1 पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका बी यानी कि संथाल विद्रोह, ये आपका सेकंड पे हो जाएगा। फिर आपका जो है ए वाला यानी कि बिरसा मुंडा जो विद्रोह, तो ये आपका थर्ड पे आ गया। और फिर आपका जो है सी यानी कि जो मुंडा विद्रोह है ये हो जाएगा। और फिर आपका जो है ई यानी कि ताना भगत विद्रोह। तो इस प्रकार से आपका जो थर्ड वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि किसने यह तर्क दिया कि आधुनिकता क्या है, एक अपूर्ण परियोजना है। ठीक है, तो आधुनिकता के बारे में क्या कहा गया है कि एक अपूर्ण परियोजना है। ठीक है, तो सभी को आ गया होगा इसका आंसर, ये बहुत बार इंटरनेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधूरी परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे अधूरी नहीं अपूर्ण दिया है, तो अपूर्ण, अधूरी, खाली। ठीक है, तो आधुनिकता क्या है, एक अपूर्ण परियोजना है। इसे इतिहास के कूड़ेदान में डालने के बजाय हमें लोकतंत्र, अधिक स्वतंत्रता और अधिक तर्कणापरक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उसका विस्तार करना चाहिए। तो किसने कहा, एडवर्ड सैड, जुर्गेन हैबरमास, मैनुअल कैस्टेल्स, एंथोनी गिडिंग्स। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका, ये जुर्गेन हैबरमास का क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा हैबरमास हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो है राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 62 को देखेंगे कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के प्राथमिक लक्षण कौन है। लालच का मनोवैज्ञानिक लक्षण, सामूहिक हित पर जोर दिया जाना, लाभ का अनवरत अनुसरण, पूंजीपति ईमानदार और उदार होते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट क्या होगा, तो इसमें आपका जो है थर्ड वाला हो जाएगा, यानी कि लाभ का अनवरत अनुसरण किया जाता है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवाद के प्राथमिक लक्षण है वो है लाभ का अनवरत अनुसरण करना। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा। क्वेश्चन अगला है कि नील जे स्मेल्सन ने एक सामाजिक आंदोलन के उभरने के लिए कौन से 6 मूल्य वर्धित तत्वों का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो नील जे स्मेल्सन ने एक सामाजिक आंदोलन के उभरने के लिए कौन से 6 मूल्य वर्धित तत्वों का प्रतिपादन किया है, ये बताना है। ढांचागत दबाव, ढांचागत अनुकूलता, सामान्यकृत विश्वास और प्रवाही जो कारक है, कार्य की एकजुटता, करिश्माई नेतृत्व। ठीक है, तो 63 का क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2 और 3। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 आयोग ने दे करके रखा है, यानी कि डी, बी, ए, सी। ठीक है, तो डी यानी कार्य की एकजुटता भी रहेगी, फिर आपका बी ढांचागत जो है अनुकूलता, फिर आपका ए ढांचागत दबाव, और फिर सी यानी सामान्यकृत विश्वास और जो है सामान्यकृत विश्वास और प्रवाही कारक। ठीक है, तो अब इसको थर्ड भी देखते हैं कि थर्ड में भी क्या ये चीजें हैं। ठीक है, तो ए, बी, डी और ई। ठीक है, इसमें दे रहा है, तो आयोग की तरफ से इसको सेकंड और थर्ड दोनों माना गया है, तो इसको थोड़ा सा स्टार लगा दे रही हूँ मैं, हो सकता है इसको बाद में डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें सेकंड और थर्ड उन्होंने दे के रखा है अपनी आंसर की में, तो इसको लर्न करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्राप्ति के प्रभावक कारकों के समूह को बताइए। ठीक है, तो शैक्षिक प्राप्ति के प्रभावक कारकों के समूह को बताइए। तो 64 में आपका जो है वो हो जाएगा 1, यानी कि बी सामाजिक वर्ग, फिर आपका डी विद्यालय की गुणवत्ता का स्तर, और ई जेंडर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके जो है शैक्षिक प्राप्ति के प्रभावक कारकों के समूह। ठीक है, सामाजिक वर्ग, विद्यालय की गुणवत्ता का स्तर, जेंडर, ये तीनों चीजें हैं, बहुत ज्यादा और व्यक्ति की लंबाई से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए 65 में दे रहा है कि सूची है और उसे हमें पुस्तकें दी गई हैं, मैच करना है। ठीक है, तो एम एन श्रीनिवास, कैथलीन गफ, एसी मेयर, एडी रॉस। ठीक है, तो ये सब पुस्तकें कहीं ना कहीं जो है पहले भी पूछी गई हैं और लगातार मतलब एग्जामिनेशन में आई हुई हैं। तो एम एन श्रीनिवास की कौन सी पुस्तक हो जाएगी, सभी को पता है, रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया का अध्ययन इन्होंने किया था, तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको मैच करते हैं, 65 में क्या होगा आपका 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 इसका राइट होगा, 1 का थर्ड, यानी कि इसको एक बार मैच करिए, फिर बी का हो जाएगा 1। ठीक है, बी का 1 यानी बी का फोर्थ हो जाएगा कैथलीन गफ, बी का फोर्थ यानी कि जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज अमंग दी नायर्स ऑफ मालाबार। ठीक है, तो इन्होंने इसका अध्ययन किया, बी का जो है फोर्थ हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा एसी मायर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया था कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो एसी मेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। और फिर आपका डी का हो जाएगा सेकंड, यानी कि द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग। तो इन्होंने जो है एडी रॉस ने ये पुस्तक लिखी हुई है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पुस्तक जो है पूछी भी गई है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 66 को देखेंगे कि भारत में जाति संबंधी सामाजिक अध्ययनों को कालक्रमानुसार लगाइए। ठीक है, तो भारत में जाति संबंधी जो सामाजिक अध्ययन हुए हैं उनको सीक्वेंस से सेट करना है कि पहले कौन सी पुस्तक आई, फिर जो है कौन सी जाति व्यवस्था पे लिखी गई। तो 66 का जो फ्रेंड्स राइट होगा वो होगा डी, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन 66 का हो जाएगा।
और देखेंगे सबसे पहले कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, तो सी हो गया। फिर आपका ए वाला हो जाएगा यानी कि कास्ट इन कंटेम्प्रोरी इंडिया, ए हो जाएगा। और फिर आपका डी होमो हायरार्कस ल्यूडिमॉन्ट की। और फिर आपका जो है ये हो गया सी। और फिर डी हो गया। और फिर आपका बी यानी कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ठीक है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया बी हो जाएगा। और फिर ई कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है, तो कास्ट क्लास एंड पावर हो जाएगा ई। तो इस प्रकार से जो आपका फोर्थ है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू आई थॉमस के 4 विशेष द्वारा की गई पूर्ण मूल्यांकन की भ्रांति के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो 67 का जो राइट होगा वो होगा डी यानी ए नई स्थिति का अनुभव करना। फिर आपका सी कल्पनात्मक सहभागिता। और फिर आपका डी सुरक्षा के भाव को बनाए रखना। और फिर आपका ई हो जाएगा यानी कि अन्य से प्रत्युत्तर प्राप्त करना। तो आपका जो फोर्थ है वो यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि संरचना और कार्य आवश्यक रूप से एक दूसरे से संबंधित है, प्रतिकूल नहीं है। संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकारवाद, संरचना यानी स्ट्रक्चरेशन जो गिडिंग्स ने दिया है, उत्तर संरचनावाद, ठीक है। तो 68 का क्या होगा, थर्ड हो जाएगा यानी स्ट्रक्चरेशन जो थ्योरी है संरचनाकरण की, जिसको एंथोनी गिडिंग्स ने दिया है, वही क्या कहते हैं कि यह सुझाव देते हैं कि संरचना और कार्य क्या है, आवश्यक रूप से एक दूसरे से संबंधित है, प्रतिकूल नहीं है, ठीक है। तो आप लर्न करके रखिएगा संरचनाकरण, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है, कभी कभी ये अवधारणा ही पूछ लेता है कि किसकी है संरचनाकरण यानी कि स्ट्रक्चरेशन की जो अवधारणा है वो किसकी है, तो एंथोनी गिडिंग्स लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को उस क्रम में लगाइए जिसमें दंड प्रणाली अपराध से निपटती है, ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बी जो है पुनर्वास, फिर ए निवारण, फिर आपका सी जो है पुनः स्थापन, और फिर डी अक्षम बनाना, और फिर ई प्रतिकार, ठीक है। तो ये लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन डी राइट है। गैर परंपरागत राजनैतिक क्रिया किन निम्न विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, तो 70 का आपका ऑप्शन थर्ड होगा यानी कि सबसे पहले सी सामूहिक प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जन आंदोलन, फिर डी साझा लक्ष्य, और फिर आपका बी हिंसा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका गैर परंपरागत राजनीतिक क्रिया है, इस तरीके से इसमें आपका प्रॉपर सेट हो जाएगा। 71 है कि किसने नियो ट्राइब्स शब्द को व्यक्तियों नियोट्राइब्स शब्द को व्यक्तियों के छोटे समूहों के रूप में प्रतिपादित किया जो कि स्वैच्छिक रूप से साझा संगीत रुचियों, वैचारिकी, उपभोक्ता, वरीयता एवं अन्य के आधार पर एक साथ बच जाते हैं, ठीक है। तो किसने कहा, 71 का फोर माफ्रे सोली, ठीक है। तो माफ्रे सोली जी का है, ये न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको स्टार लगा रही हूँ, लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 71 का फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 72 की तरफ। देखिए किसने अपने अध्ययन के आधार पर सामाजिक आंदोलन का करिश्माई, संगठनात्मक और विचारात्मक त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। तो 72 का हो जाएगा फोर्थ, टी के वुमेन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, करिश्माई, संगठनात्मक और विचारात्मक त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा, टी के वुमेन का हो जाएगा। कार्ल मार्क्स वस्तुकरण यानी कि ऑब्जेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में जुटे रहे, जिसका अर्थ क्या है, तो 73 का जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो होगा आपका थर्ड, 73 का थर्ड हो जाएगा यानी कि ए मानव खाद्य पदार्थ, कपड़े और आश्रय जैसी वस्तुओं का उत्पादन निर्माण करता है। फिर बी यह भौतिकवादी उन्मुखीकरण को पुनः पुष्ट करता है। फिर आपका सी यह वास्तविककर्ताओं यानी एक्टर्स के वास्तविक विश्व में उनकी रुचि को पुनः पुष्ट करता है। और फिर आपका जो है ई वाला हो जाएगा, ठीक है। इस सच्चे कार्य क्षेत्र के रूप में माना जाता है जिसे लोग अपनी मानव क्षमताओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 में देखिए दिया है कि भारत में जो परिवर्तन की सांस्कृतिक प्रक्रिया को लघु और बृहद परंपराओं की सहायता से स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक परंपरा का अपना सामाजिक संगठन होता है, विषय, विचार या प्रतीकों का एक निरंतर प्रवाह होता है। यह प्रक्रिया किसके माध्यम से शुरू होती है, ठीक है। तो 74 का जो आपका राइट होगा वो होगा थर्ड यानी कि नियत विकासीय, आर्थोजेनेटिक और विषम जाति यानी हेट्रोजेनेटिक, ठीक है। तो आर्थोजेनेटिक और क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनेटिक के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन जो 74 का राइट होगा वो थर्ड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इनमें से एक गलत कथन दिया गया है, उसे हमें देखना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक एवं मानव निर्मित अवधारणा है। जेंडर पुरुषत्व और अस्तित्व के गुणों, प्रतिमानों, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को संदर्भित करता है। जेंडर एक चर यानी कि परिवर्तनशील है, जेंडर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 75 का क्या होगा? फोर्थ, यानी कि जेंडर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आप देख रहे हैं इस समय जो है अभी तो बहुत ज्यादा जेंडर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जेंडर को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन 76 है कि सामाजिक शोध में परिकल्पना निर्माण में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, ठीक है। तो जो आपकी हाइपोथेसिस है उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं वो देखना है। तो 76 में जो है राइट होगा आपका थर्ड। आइए इसको एक बार हम लोग मैच भी करते हैं। 76 का थर्ड हो जाएगा, यानी कि ए में क्या है कि स्पष्ट सैद्धांतिक फ्रेमवर्क का अभाव होता है। और उसके बाद में बी जो है सैद्धांतिक फ्रेमवर्क का उपयोग करने की क्षमता का अभाव होता है। और फिर सी यानी कि उपलब्ध शोध तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने में विफलता पाई जाती है, ठीक है। तो ये ए, बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में रंगमंच के रूपक का उपयोग किया था? तो किसने किया था? 77 का सेकंड हो जाएगा, गॉफमैन ने किया हुआ है, ठीक है। बैक और जो है फ्रंट का इन्होंने रंगमंच का उपयोग किया था। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। विद्वानों ने नारीवादी पद्धति के बारे में टिप्पणी की है, कौन सी? जो है फेमिनिज्म से रिलेटेड है। मार्गारेट मीड, सैंड्रा हॉर्डिंग, कैरोल गिलिगन, हैडी आई हार्टमैन या डी हार्वे, ठीक है। तो 78 का जो राइट होगा वो होगा 1, यानी कि जो है बी सैंड्रा हॉर्डिंग, फिर सी कैरोल गिलिगन और फिर आपका डी हैडी आई हार्टमैन, ठीक है। तो नारीवादी पद्धति के बारे में टिप्पणी इन्होंने की है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हैबरमास ने ज्ञान के 3 मूलभूत प्रकारों पर जोर दिया जो मानव तर्क बुद्धि के संपूर्ण प्रसार क्षेत्र को सम्मिलित कर लेते हैं। ज्ञान के 3 मूलभूत प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। तो 79 का जो है राइट होगा 1। फ्रेंड्स इसमें एक्चुअली 100 क्वेश्चन है और ये थोड़ा डीपली मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए नेट में, ठीक है। इसलिए इसमें समय भी लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बार आप फटाफट एग्जामिनेशन से पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ प्रश्न नए यहाँ से जो है मिले आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए यानी कि अनुभविक विश्लेषित ज्ञान, और जो है सी जो है शास्त्रार्थ मीमांसा ऐतिहासिक ज्ञान, और उसके बाद में डी आलोचनात्मक ज्ञान। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, एनटीए नेट का जो पेपर होता है यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हायर के, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरे पेपर जो हुए हैं चैनल पर उनको 12 से लेकर के और 25 तक का जो ये पेपर सॉल्व हो रहा है, इसको ना कुछ सही तो 1 से 2 बार आप इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 1 है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक एकल समुदाय के रूप में मानव विश्व का विश्लेषित करने की दिशा में राष्ट्र राज्य आधारित चिंतन के परे परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोपॉलिटेनिज्म यानी सर्वदेशीयता, नगरवाद, उदारवाद, नव उदारवाद। तो 80 का जो राइट होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि कॉस्मोपॉलिटेनिज्म यानी सर्वदेशीयता के नाम से इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी लर्न करके रखिएगा। संप्रेषणात्मक शक्ति के साथ साथ भौतिक वर्ग संघर्षों का उपयोग पूंजीवाद को हटाने को केंद्र बिंदु रहा है। इस कथन से कौन संबंधित है? मार्क्स, ग्रामसी, डी हार्वे या आर मिलीबैंड, ठीक है। तो 81 का जो होगा वो होगा ग्रामसी, एंटेनियो ग्रामसी का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि फूको की पुस्तकों को प्रकाशन के कालक्रमानुसार इसको सेट करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि हर बार जो है किसी न किसी थिंकर की, कभी एंथोनी गिडिंग्स, कभी फूको, कभी माइल दुर्खीम, इस तरीके से मतलब उनकी पूरी पुस्तकों को पूछ लेते हैं और उनका आपको सीक्वेंस में मैच करना होता है, ठीक है। तो सर ने अपने लेक्चर्स वगैरह में जब पढ़ाया था अपनी क्लासेज में, तो उसमें ये सब चीजें जो है वो प्रॉपर आपका सीक्वेंस में दी गई हैं, इनके डेट भी दिए गए हैं कि कब ये बुक जो है पब्लिश हुई है, ठीक है। और लर्न भी अच्छे से कराया गया है और फिर इस पर टेस्ट भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी बैचेज भी स्टार्ट हो गए हैं एनटीए नेट के, तो जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं वो कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फूको की पुस्तकों के प्रकाशनों को कालक्रमिक रूप में लिखिए। तो सबसे पहले 82 का जो होगा वो थर्ड होगा, यानी कि सबसे पहले क्या आई थी? दी मेडलेस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। और फिर आपका डी द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल
परसेप्शन, ठीक है, तो डी हो जाएगा। फिर आपका सी, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस। और फिर आपका ए, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज। और फिर आपका ई, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन, ठीक है। तो कभी कभी जो है सिंगल, जैसे आपकी हायर वगैरह जो एग्जामिनेशन लेता है, इसमें तो सिर्फ सिंगल पुस्तक पूछ ली जाती है। जैसे पूछ लेगा डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन, किसकी पुस्तक है, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे दे देंगे डेरिडा, एंथनी गिडिंग्स, फूको, और मतलब जो है कैस्टल्स, ठीक है। तो उसमें आपको बताना होगा। पीजीटी भी सेम ऐसे ही देता है, लेकिन नेट में थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन ये मतलब अगर आप रिवाइज करे रहेंगे तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा, आगे कोई ना कोई पुस्तक आपको इसमें में से मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए सूची दी गई है और रिसर्च का क्वेश्चन है, इसको हमें सही करना है, ठीक है, मैच करना होगा। शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, दिशात्मक परिकल्पना, गैर दिशात्मक परिकल्पना, तो सभी जो है हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। और आइए इसको मैच करते हैं। तो 83 का जो राइट होगा वो होगा थर्ड, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए इसको एक बार मैच भी करते हैं। शून्य परिकल्पना, ऐसा कथन जिसमें दो चरों के बीच कोई संबंध ही नहीं है। तो जब कोई संबंध ही नहीं है तो क्या हो गया, वो नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये भी एनटीए में पूछा गया है। मैंने जब बीच में बहुत सारे पेपर ऐसे ही करवाए थे चैनल पर प्रैक्टिस के लिए, लगभग 1000 प्रश्न, तो उसमें भी बताया था, ठीक है। आर ई फिशर, बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमारी लन भी है, आर ई फिशर ने शून्य परिकल्पना का प्रतिपादन किया हुआ है, लन करके रखिएगा। अब उसके बाद में चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। बी का हो जाएगा फोर्थ, यानी वैकल्पिक परिकल्पना किसे कहते हैं, तो बी का फोर्थ, वह कथन जिसमें जो है चरों के बीच कोई सांख्यिकीय संबंध हो, ठीक है। तो वैकल्पिक हो जाएगा, क्या होगा, चरों के बीच कोई सांख्यिकीय संबंध होगा। दिशात्मक परिकल्पना में क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा वन, दिशात्मक, सी का वन, यानी इसके मतलब लग ही रहा है कि दिशात्मक वह परिकल्पना जो दो चरों के बीच संबंध की दिशा को क्या करती है, पूर्वानुमान लगाती है। तो दिशात्मक है तो दिशा को क्या करेगी, ये पूर्वानुमान लगाएगी, ठीक है। गैर दिशात्मक परिकल्पना, तो आपको नाम से ही मतलब लग रहा है डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि गैर परिकल्पना, गैर जो है देशात्मक परिकल्पना, यानी परिकल्पना जो दो चरों के बीच संबंध का अनुमान लगाती है तथा संबंध की प्रकृति या दिशा निर्धारित नहीं होती, ठीक है। तो जब नहीं है तो यहाँ पे लग ही रहा है ना गैर देशात्मक परिकल्पना, तो डी का हो जाएगा थर्ड। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पे राइट हो गया। क्वेश्चन 84 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने न्यूअर, न्यूअर या न्यू ईयर, कभी कभी न्यूअर समाज पर प्रसिद्ध, न्यूर, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूर न्यू ईयर, ठीक है। तो इसको कई प्रकार से लिख देते हैं, तो लन करके रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसने किया है। तो 84 का जो है आपका सेकंड हो जाएगा इवांस प्रिचार्ड, ठीक है। इवांस प्रिचार्ड ने इसका अध्ययन किया था, न्यूर जनजाति का। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। 85 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझा जा सकता, ठीक है। तो आदर्शात्मक, मूल्य प्रतिमान, संज्ञानात्मक संरचना, ठहराव यानी सोजोन। तो 85 का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, यानी ठहराव, ठीक है। सोजोन जो है ये आपका सोजोन नहीं होगा, ये आदर्शात्मक, मूल प्रतिमान, संज्ञानात्मक संरचना, ये सभी चीजें हो जाएंगी। 86 को देखेंगे, प्रजनन की आवश्यकताओं से मुक्त मानव की लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी और वैयक्तिक विकल्पों द्वारा ढालने को क्या कहा जा सकता है, लैंगिकता, प्लास्टिक लैंगिकता, विषम लैंगिकता, समलैंगिकता। तो प्लास्टिक लैंगिकता की जो अवधारणा है वो किसने दी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हायर में भी एक बार पूछा गया था। तो हमारे जो अभ्यर्थी इस लेक्चर को देखेंगे उनके लिए छोटा सा एक होमवर्क है कि प्लास्टिक लैंगिकता की बात किसने की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, ठीक है। प्लास्टिक लैंगिकता ही हो रही है कि प्रजनन की आवश्यकताओं से मुक्त मानव की लैंगिकता, सेक्सुअलिटी और वैयक्तिक विकल्पों द्वारा ढालने को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे हम प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, प्लास्टिक लैंगिकता कहेंगे। और इसके जो प्रतिपादक हैं उसको आप हमें लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। नागरिक समाज की मूलभूत जो मान्यताएं हैं वो क्या है, ठीक है। तो 87 का राइट क्या हो जाएगा, वन, यानी कि ए नागरिक समाज का शिष्टाचार, फिर आपका जो है बी नागरिक समाज और राज्य के बीच पृथकता, और फिर आपका ई नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच अंतर्भूत संबंध। तो ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कौन ई शासन के प्रारूप है, ठीक है। तो कौन से हैं, प्रसारण मॉडल, क्रिटिकल फ्लो मॉडल, लॉबिंग मॉडल, तृतीय चरण, छठा चरण। तो 88 का फ्रेंड्स आपका थर्ड हो जाएगा,
यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है इसमें। यानी कि सबसे पहले जो है वो आपका हो जाएगा प्रसारण मॉडल, और फिर आपका बी यानी कि क्रिटिकल फ्लो मॉडल, और फिर आपका सी लॉबिंग मॉडल। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ई शासन जो है उसके प्रारूप है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इसमें सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक सोसाइटी इन अमेरिका के लेखक हैं? ठीक है, तो कौन ऐसा है जिसने जो है सोसाइटी इन अमेरिका को लिखा हुआ है पुस्तक को। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 89 नंबर, और इसको लर्न करके रखिएगा आप लोग। हाईलाइट पुस्तक है और न्यू है। ठीक है, न्यू है, पहली बार पूछी गई है, आगे एग्जामिनेशन में ये पुस्तक आपको मिल सकती है। तो इसीलिए प्रश्न पत्र को रिवाइज करना रहता है कि कहीं से भी हमें क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन जो है वो बढ़ाना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, किसी का सिलेक्शन एक ही दो से रुकता है जो लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो पेपर हो चुके हैं उनको तो कम से कम एट द लिस्ट पेपर के पहले सॉल्व करके ही जाना है। ठीक है, तो देखिए सोसाइटी इन अमेरिका, अब मान लीजिए जो पुस्तकें पूछी गई हैं वो तो लगभग सभी को तैयार है, लेकिन कुछ नई चीजें जो हमें मिलती हैं उनको भी लर्न करके रखना है। ठीक है, तो सोसाइटी इन अमेरिका के लेखक कौन है? जैन एडम्स, हैरियट मार्टिन्यू, नैन्सी फ्रेजर या तिथि भट्टाचार्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सोसाइटी इन अमेरिका है ये किसने लिखा है? ये लिखा है 89 का हो जाएगा सेकंड, हैरियट मार्टिन्यू की पुस्तक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोसाइटी इन अमेरिका, हैरियट मार्टिन्यू ने लिखी हुई है। क्वेश्चन 90 है कि निम्नलिखित में से किसका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो कौन से नहीं है? तो 90 का हो जाएगा फोर्थ, यानी वृद्ध जनों की सामाजिक परिस्थिति का सुधार। ठीक है, तो 90 का फोर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 91 को देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय कानूनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा बना? 91 का सेकंड, यानी कि सबसे पहले ए हो जाएगा ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, ये आपका जो है सबसे पहले वन। फिर आपका बी जो है ये हो जाएगा भारतीय पेट्रोल अधिनियम। फिर आपका डी यानी कि मोटर अधिनियम, ये थर्ड पे आ जाएगा। और फिर आपका ई जो है कारखाना अधिनियम, ये आपका फोर्थ पे आ जाएगा। और उसके बाद में फिर आपका सी यानी कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, तो ये आपका 5वें नंबर पे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन समाज वैज्ञानिक शोध विकल्प डिजाइन है? ठीक है, तो कौन सा है? 92 का वन, यानी यादृच्छिक द्विसमूह प्रारूप। ठीक है, यादृच्छिक द्विसमूह जो प्रारूप है ये जो है समाज वैज्ञानिक शोध विकल्प डिजाइन आपकी है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और 92 में जो करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है वन, यानी कि ए भी है, और उसके बाद में बी चार समूह प्रारूप है, और उसके बाद में सी अर्ध प्रायोगिक प्रारूप हो जाएगा, और फिर आपका डी यानी कि समय श्रृंखला प्रारूप। तो इसमें ए बी सी डी आपके जो है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक शोध में नैतिक सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो सहमति में, निजता में, छल में, संज्ञान में। ठीक है, तो 93 का क्या होगा? थर्ड, यानी छल के द्वारा क्या होगा कि सामाजिक शोध में नैतिक सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता छल के माध्यम से। ठीक है, सहमत होती है, किसी व्यक्ति की निजता होती है, उसका संज्ञान होता है, लेकिन छल करके आप कोई भी जो सिद्धांत है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है, देखिए जनजाति से संबंधित है और ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, कोन्याक नागा, अंगामी नागा, ओराव और गोंड, किचपी, पान, घोटुल, घुमकुरिया। ठीक है, युवागृह है, युवागृह के नाम पूछे गए हैं ये, और बहुत अच्छे से ये पहले भी बताया गया है। सर ने भी जनजातियों से रिलेटेड कुछ चैनल पर वीडियो अपलोड किए थे, तो उसमें सभी चीजें बताई गई थी, और लेक्चर्स में तो ऑलरेडी ये सब पढ़ाया गया है, टेस्ट के माध्यम से भी करवाए गए हैं इन सभी प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स 94 का जो है वो करेक्ट होगा थर्ड। और आइए इसको एक बार हम लोग पुनः इसको एक बार अच्छे से देख भी लेते हैं, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में ये आगे आ जाए। ठीक है, तो देखिए ए का थर्ड यानी कि ए का फोर्थ कोन्याक नागा, ये कहाँ पे होगा? घुमकुरिया। ठीक है, घुमकुरिया युवागृह। बी का थर्ड ओराव, तो बी का हो जाएगा थर्ड आपका बी का थर्ड यानी ओराव घोटुल। और गोंड सी का सेकंड यानी कि बान, और फिर जो आपका डी का सेकंड सी का सेकंड हो गया, और फिर जो आपका डी है डी का वन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग फिर से सही करते हैं। आइए इसको एक बार फिर से मैच करते हैं, यानी कि इसका जो राइट होगा ये होगा आपका 94 का थर्ड। ठीक है, तो 94 का थर्ड होगा,
और ए का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। कोन्याक नागा, तो ये आ जाएगा घुंघुरिया, ठीक है। तो कोन्याक नागा क्या हो जाएगा, घुंघुरिया। फिर आपका बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड यानी कि अंगामी नागा, ये कहाँ पे होगा, घोटुल में, ठीक है। सी का सेकंड यानी कि ओरांव, सी का सेकंड में जाएगा तो बान हो जाएगा, ये आपका युवाग्री। और डी का वन गोंड का है, किचकी में हो जाएगा डी का वन। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से वस्तुनिष्ठता को देखते हैं? तो निजात केंद्रितवाद, तार्किकीकरण, सार्वभौमिकरण, क्षेत्रीकरण। तो 95 में जो है, जो आपका मैक्स वेबर है वो जो है तार्किकीकरण के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन की बात करते हैं वो मैक्स वेबर, तो सभी को पता है वस्तुनिष्ठता इन्होंने बताई थी। तार्किकीकरण, तो ऑप्शन सेकंड हमारा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रनवे वर्ड की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो सभी को पता है किसने किया है, जो है अर्जुन अप्पादुराई, एंथोनी गिडिंग्स, सस्किया सैजेन, मैनुअल कैस्टेल्स। तो 96 का आपका हो जाएगा सेकंड, एंथोनी गिडिंग्स, रनवे वर्ड, ठीक है, इन्होंने अवधारणा दी थी। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा। क्वेश्चन 97 है, आंदोलन है और उसे मैच करना है। दलित आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, जनजातीय महिला आंदोलन, ठीक है। तो 97 में जो आपका राइट होगा 97 का वो हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड इसमें हो जाएगा। आइए एक बार इसको हम लोग मैच भी कर लेते हैं। ए का फोर्थ यानी कि दलित आंदोलन, तो ए का फोर्थ ज्योतिबा बाई फूले जी रिलेटेड है। और बी का सेकंड पिछड़ा वर्ग आंदोलन, जी बी पंत जी। जनजातीय आंदोलन सी का वन बिरसा मुंडा। और महिला आंदोलन डी का हो जाएगा थर्ड यानी कि शर्मिला रेगे जी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब 98 सूची है और पुस्तकें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, अगस्ट कॉम्टे, ये सभी आपके जो पायनियर थिंकर्स हैं वहां से ये पुस्तकें पूछी गई हैं थिंकर से रिलेटेड। तो आइए इसको मैच करते हैं। तो 98 का जो राइट होगा वो होगा यहाँ पे सेकंड। और एक बार पुनः हम लोग इसको चेक भी करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आगे कहीं से भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। तो ए का फोर्थ, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है, द इकोनॉमिक एंड जो है पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1854 में जो आई हुई थी, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। फिर बी का वन यानी कि बी का थर्ड, मैक्स वेबर ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है फ्रेंड्स, तो मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन्होंने लिखा हुआ है। इमाइल दुर्खीम सी का वन द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत दिया था इन्होंने। और अगस्त कॉम्ट महोदय ने कोर्स द फिलोसफी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रविधि उन्मुखीकरण, तथ्योत्तर, सामान्यीकरण, अनुक्रमण प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो प्रविधि के लिए उन्मुखीकरण, तथ्योत्तर, सामान्यीकरण, अनुक्रमण प्रस्तुत किया गया था मर्टन, पार्सन्स, मैक्स वेबर, होमन। तो 99 का राइट हो जाएगा वन, ठीक है। तो वन जो है ये राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग करके रखिएगा। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो आपका पार्ट वन है, इसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने चल रहे हैं और इसका जो पार्ट 2 होगा वहां पे हम लोग 101 से 150 तक के क्वेश्चन को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए इस श्रृंखला के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। संरचनावाद, नारीवाद, प्रकारवाद और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो कुछ सिद्धांत हैं और उनसे जुड़े जो है उनके सिद्धांत करता है। तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ। आइए एक बार हम लोग मैच भी इसको करते हैं। ए का फोर्थ यानी कि संरचनावाद, अभी मैंने संरचनाकरण बताया था ना एंथोनी गिडिंग्स, लेकिन अब संरचनावाद, तो संरचनावाद के कौन है, लेवी स्ट्रास हैं। और बी का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा आपका थर्ड, नारीवाद से कौन रिलेटेड है, तो जूलियट मिशेल जो है नारीवाद से रिलेटेड हो जाएंगी। और फिर सी का सेकंड यानी प्रकारवाद, तो ये आपका इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो इससे रिलेटेड आपके इरविंग गॉफमैन महोदय हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो श्रृंखला थी पार्ट वन की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और आप सभी को रंगोत्सव के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। होली की खूब अच्छे से एंजॉय करिए। बट ये है कि होली के बाद में जैसे ही होली सेलिब्रेट हो जाए आप लोग फिर अपने पुनः अध्ययन अध्यापन पर लग जाइए। जिनका पेपर वगैरह है सभी लोग फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए, चाहे वो एनटीए नेट वाले अभ्यर्थी हो, हायर एजुकेशन
वाले जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो पीजीटी में जिनका अपना है, तो वो सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं होली पावन पर्व की। बेस्ट ऑफ लक और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।